हेलो स्टूडेंट्स। तो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्विक रिवीजन साइंस का कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर की मैं बात करूँगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्या क्वेश्चन है कि एक केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें क्या क्या चेंज आ सकते हैं। तो उसकी स्टेट में चेंज आ सकता है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो चेंज आ सकता है। कलर में चेंज आ सकता है, जैसे आपने वो रिएक्शन देखी होगी, कॉपर सल्फेट जो होता है उसके अंदर अगर हम आयरन को डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का कलर जो ब्लू था वो ग्रीन कलर का हो जाता है, तो कलर में चेंज आया। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, किसी गैस का निकलना। आपको साइड में एक एक्टिविटी दिख रही है जिंक ग्रैन्यूल्स वाली। तो इसमें क्या किया हुआ है, जिंक के जो पीसेस हैं, टुकड़े जो हैं, इसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने से होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और इसमें क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है जो ग्लास ट्यूब से बाहर निकल रही है। तो थर्ड हमारा जो पॉइंट है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यहाँ से हो गया प्रूफ। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है उसमें भी क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। तो ये चारों पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपके जो काम की बात है वो है यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक क्वेश्चन बनता है बैलेंस करने पर। अगर आपको सीधी फॉर्मूले वाली इक्वेशन आई तो बिल्कुल इजी होगा, आपने बैलेंस करना है, सिंपल। अगर आपको ऐसे वर्ड इक्वेशन दे दिया तो आपको पहले इसके फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, और फॉर्मूले बनाने के लिए आपको चार्ज वैलेंसी याद होने चाहिए, जिसकी वजह से फॉर्मूले बनेंगे। फॉर्मूले बनेंगे तो इक्वेशन सही होगी, इक्वेशन सही होगी तो बैलेंस होगी। क्लियर? तो वर्ड इक्वेशन आ गई तो चार्ज वगैरह आपको याद होने चाहिए, सारे याद कर लेना। नेक्स्ट ये सारा बैलेंस का दे रखा है। फिर हमारा क्या आता है इसमें, जो काम की बात है, हाँ जी, टाइप्स आ चुके हैं इनके रिएक्शंस की। तो फर्स्ट हमारा टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट हैं वो आपस में जुड़कर कंबाइन होकर क्या बना दें, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। हर रिएक्शन की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, साथ में एक एग्जाम्पल, एक आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन में आप कौन सी याद कर लेना, Mg+O2 एरो MgO, बिल्कुल सिंपल एंड टिकाऊ जो आपकी रिएक्शन है Mg+O2 से MgO। नेक्स्ट जो काम की बात है, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaO। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaOH2। कई बार आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेते हैं जनरल नेम देखकर। कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नेम है, जनरल नेम है क्विक लाइम। नेक्स्ट आपके काम की बात है यहाँ पे, वाइट वॉशिंग वॉल्स में किस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। तो इसमें यूज़ करते हैं हम स्लैग्ड लाइम का। अगर आपका एक नंबर में क्वेश्चन आया सीधा सिंपल कि वाइट वॉशिंग वॉल्स में किसका यूज़ होता है, तो स्लैग्ड लाइम लिखना है। फॉर्मूला पीछे हमने याद कर ही लिया, CaOH2। थर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है मार्बल का। मार्बल का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट यहाँ पे दो टाइप की और रिएक्शंस आती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। देखो एक्सो में क्या मिल रहा है आपको, EX,
एग्जिट। तो एनर्जी जब एग्जिट होती है, बाहर निकलती है, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और अगर हम रिएक्टेंट को कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो यहां पे सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे है। तो सिंपली हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, जो फूड हमारा है वो ब्रेक होता है हमारा सिंपल सब्सटेंस ग्लूकोज के अंदर, और वो ग्लूकोज हमारी सारी सेल्स के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे अंदर आ जाता है और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में हर सेल्स तक पहुंच जाती है ऑक्सीजन। तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से जब कंबाइन होता है तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो तो हम वैसे ही बाहर निकाल देते हैं, एक वाटर बनता है और साथ में बनती है एनर्जी। तो एनर्जी एग्जिट हुई, बाहर निकली। प्रोडक्ट की साइड में अगर एनर्जी आ गई, मतलब ये कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपको ये 3-4 जो लाइनें आपको ऊपर दिख रही हैं पैराग्राफ में, आपने वो उसको लिख के आनी है और आपका आंसर हो जाएगा। नीचे वाली जो रिएक्शन है वो लिखना जरूर, आपको भूलना नहीं है। और कई बार ये बैलेंस करने दे देते हैं, तो 666 याद रखनी है। ऑक्सीजन के आगे 6, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 6, वाटर के आगे 6, क्योंकि अगर हम सीधा इसको बैलेंस करने लगते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। तो ये वाली इक्वेशन में सीधा सिंपल है 666। नेक्स्ट जो है आपने दूसरा हमारा टाइप आ गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर या डीकम्पोज होकर 2 या 2 से ज़्यादा क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे, उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके आगे 3 टाइप हैं। एक तो है थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें क्या होता है, हीट प्रोवाइड करते हैं और रिएक्टेंट टूट जाता है। दूसरा हमारा है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, जिसमें हम सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, जिसमें क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उसको डीकम्पोज करते हैं। सभी का एक एक एग्जाम्पल आपने याद रखना है। अगर मैं बात करूं हीट वाले की, तो आपने रिएक्शन याद करनी है CaCO3 एरो CaO प्लस CO2। सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट इसमें कुछ काम की बातें भी हैं, वो याद रखनी है। अगर आपसे पूछ ले कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है उसमें वाटर के कितने मोल प्रेजेंट होते हैं, तो 7 होते हैं इसमें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर्मूला क्या है, FeSO4.7H2O। कॉपर सल्फेट की बात करें तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। वॉशिंग सोडा की बात करें तो कितने होते हैं, 10 होते हैं, Na2CO3.10H2O। जिप्सम की बात करें तो 2 होते हैं, CaSO4.2H2O। तो ये कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर आपको मोल पूछ लिए जाते हैं, कितने प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ जाता है कि सीमेंट बनाने में कौन सा कंपाउंड यूज होता है। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम कहते हैं, इसका एक यूज क्या है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल याद रखने के लिए दिया था वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। CaCO3 हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक्टिविटी दे रखी है आपको, इसमें से सिंपली आपने यही याद रखना है कि जो ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन कलर के, ये रहा ना ब्राउन कलर लिखा हुआ, ब्राउन कलर का जो धुआं निकलता है जब ये एक्टिविटी करते हैं, तो वो कौन सी गैस का है। तो आपको सिंपली नाम याद रखना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, पूरी रिएक्शन देख लो कौन सी किसके साथ है,
लेड नाइट्रेट जो है इसकी इन्होंने रिएक्शन करवाई। लेड नाइट्रेट को इन्होंने क्या किया है, बॉयल किया है। ठीक है, आगे रिएक्शन होगी बॉयल करने से, ये रहा, हीट किया इसको। लेड नाइट्रेट को हीट किया तो लेड ऑक्साइड बनता है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है प्लस ऑक्सीजन। और इस रिएक्शन में जो ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स हैं वो कौन सी गैस के हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। सिंपल। नेक्स्ट, ये वाली जो एक्टिविटी है इसके सारे स्टेप्स आपको याद करने हैं। साथ में ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये हमारा कौन सा टाइप है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन का टाइप है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से H2O जो है वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में। इसके ऊपर MCQ भी बना हुआ है डेस्क वर्क में कि जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर का तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों निकलते हैं। अगर रेशो पूछ ले कितना होता है तो 2:1, हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा रेशो। तो ये जो एक्टिविटी है कंप्लीट लेबल डायग्राम आपको आना चाहिए, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। फिर थर्ड टाइप जो था हमारा फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। और जो चाइना डिश है हमारी उसके अंदर जो कंपाउंड पड़ा है वो है सिल्वर क्लोराइड, नीचे रिएक्शन दे रखी है। तो फोटोलिटिक में आपने ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। ध्यान में रखना, जब भी कोई गैस निकलती है ना वो डाई एटॉमिक होती है, 2 उसके नीचे आएगा। हाइड्रोजन होगा तो H2 लिखेंगे, अकेला H नहीं लिखना। ऑक्सीजन होगा तो O2 लिखना है, नाइट्रोजन होगा तो N2 लिखना है, ब्रोमीन होगा तो Br2 लिखना है। क्लियर। तो ये फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन की आपने ये वाली इक्वेशन याद कर लेनी है। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला है उसके लिए मैंने बोल ही दिया आपको, H2O ब्रेक होगा H2 + O2 में, बैलेंस कर देना। और हीट वाली कौन सी थी, CaCO3 एरो CaO + CO2। क्लियर। अब यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये रहा, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं। तो आप चाहे तो AgBr वाली रिएक्शन लिख देना, चाहे आप AgCl वाली लिख देना ऊपर वाली। दोनों जो रिएक्शंस हैं वो यूज होती हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। ऐसे ही बीच में से जो क्वेश्चन हैं उनसे 1 नंबर में MCQ में फिलअप में क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो टॉपर होता है उसके लिए 1-1 नंबर जो है वो मायने रखता है, यहीं से नंबर जो है वो कट जाते हैं। कोई ना कोई साइंस में ऐसे क्वेश्चन वो डालता ही है, बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा। 1-1 लाइन आपको जो है पढ़नी है ढंग से और बीच में से आपने उसके क्वेश्चन उठा लेने हैं। ठीक है, वही काम हमने स्टार्ट किया है। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट्स के। ये वाला जो क्वेश्चन दिया है ना, फर्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अब इसमें दिक्कत क्या है, हमने पीछे क्या पढ़ा था, वाइट वॉशिंग वॉल्स में कौन से सॉल्यूशन का यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम का। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपने इसका आंसर जो पहला है, सब्सटेंस X पूछा है ना, तो आपने क्या लिखना है, CaO लिखना है। फिर आपने CaO लिख के आना है। इसका रीजन ये है क्योंकि इसका सेकंड क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है ना, वो इसकी रिएक्शन करवा के बता रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X अबव विद वाटर। अब अगर हम CaO की वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाता है, स्लैग्ड लाइम बन जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप पहले में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दोगे तो वो वाटर से रिएक्शन कैसे करेगा, फिर कोई और ही कंपाउंड कुछ बनेगा ही नहीं शायद।
पानी के अंदर पानी मिलाया हुआ है, ज़्यादा पानी बन गया बस, ठीक है। तो इसलिए वो गलत हो जाता है। अगर इस टाइप से अपन क्वेश्चन आया तो फर्स्ट का आंसर क्या लिखना है, CaO। और अगर सीधा एक नंबर में क्वेश्चन आ गया कि वाइट वॉशिंग वॉल्स में कौन से सॉल्यूशन का यूज करते हैं, तो वहां पे आप क्या लिख के आओगे, स्लैग्ड लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टाइप आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, किसी रिएक्शन के अंदर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, कंपाउंड में से। और जो है इसकी रिएक्टिविटी कैसे पता लगेगी, तो आपको एक कोड है वो आपको पता होना चाहिए, काना कार मांगे आल्टो या जेन। काना एक बच्चे का नाम है, वो कार मांग रहा है, किससे कार मांग रहा है, अपने फादर से मांगेगा। तो कान्ना कार मांगे, कौन सी कार, आल्टो दिला दो या जेन दिला दो। कान्ना कार मांगे आल्टो जेन, किससे, फादर से। फादर एफ से FE, फादर कहाँ का है, पंजाब का, तो PB लेड। कान्ना कार मांगे आल्टो या जेन, फादर ऑफ पंजाब से। तो फादर क्या करता है, हाथ चलाता है। हाथ चलाता है मतलब चांटा लगाता है उसके कान्ना की, हाथ से H से हाइड्रोजन, चलाए से क्या आएगा, चलाए को आपने याद रखना है यहाँ पे कॉपर से। हाथ चलाए, क्योंकि चलाए में C आएगा तो C से कॉपर याद रख लेना। अब हाथ उसने क्यों चलाया, क्योंकि उसका पारा बढ़ गया, उसको गुस्सा आ गया। पारा के क्या बोलते हैं, मरकरी, Hg आ जाएगा, पारा बढ़ गया। और पारा बढ़ने के बाद उसने उसको क्या मारा, टॉन्ट तो मारेगा अपने बेटे को। हमारा कौन सा, सोने चांदी का बिजनेस है। अब आपको पता है सोना भारी होता है, चांदी हल्की होती है, तो चांदी ऊपर आएगी, सोना नीचे, Ag ऊपर आ जाएगा, सिल्वर, गोल्ड नीचे आ जाएगा। तो मैंने सारा आपको जो है कोड बता दिया। अब मैं बता देता हूँ कैसे कोड था ये। देखो पहले K था, फिर उसके बाद Na, कान्ना, फिर कार, कैल्शियम, मांगे, मांगे मतलब Mg, कान्ना कार मांगे आल्टो या जेन, आल्टो मतलब एल्यूमिनियम, जेन, आल्टो या जेन किससे, फादर FE, फादर कहाँ का, पंजाब का। वो क्या करता है, हाथ चलाता है, कॉपर, ठीक है। वो क्या करता है, हाथ चलाए, क्यों, क्योंकि उसका पारा बढ़ गया, मरकरी। फिर उसने क्या बोला, हमारा कोई सोने चांदी का बिजनेस थोड़ी है, पहले Ag आएगा और बाद में Au आएगा। तो ये आपको एक ऑर्डर में याद रखना है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, पोटेशियम की, और सबसे कम किसकी है, गोल्ड की। तो इसको नीचे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा इसके बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो सिंगल जो डिस्प्लेसमेंट था उसमें तो क्या होता है, एक कंपाउंड होता है और एक हमारे पास मेटल होता है। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो तो डिस्प्लेस कर देता है और जो लेस वाला है वो अकेला रह जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है, सिंपली जो इसके आयंस होते हैं ना वो आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। ये वाली रिएक्शन देखो आपने याद रखनी है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट है प्लस बैरियम क्लोराइड। अब इसमें हुआ क्या, बैरियम ने सोडियम को हटा दिया, बैरियम सल्फेट बन गया, और जो बैरियम के साथ क्लोरीन था उसके साथ जाके कौन लग गया, NaCl बन गया। तो दोनों क्या हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो वहां से देख के तो पता लग ही जाएगा, आइडेंटिफाई आप कर लोगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में तो सिंपली क्या था, उसमें तो जो है ये देखो आपको इसमें क्या दिख रहा है, कॉपर अकेला दिख रहा है। इस वाली रिएक्शन में जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक मोर रिएक्टिव था कॉपर से, काना कार मांग गया आल्टोजेन, जेन ऊपर आता है तो ZnSO4 बन गया, कॉपर अकेला रह गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता, उसके साथ भी कोई ना कोई चीज होती है। अब इसी के अंदर एक रिएक्शन और छुपी हुई है जहां से क्वेश्चन बन जाता है, वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन
जिसमें कोई ना कोई प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीपीटी। प्रेसिपिटेट को क्या लिखते हैं? पीपीटी लिखते हैं। अब होता क्या है पीपीटी? जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं ना यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो कई बार क्या होता है, एक कंपाउंड जो बनता है वो नीचे जाके बैठ जाता है और उसका कोई ना कोई कलर भी हो सकता है, उसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें लास्ट हमारा जो टाइप आया वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे कि आपको नीचे दिख रही है ये वाली रिएक्शन, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन कंबाइन हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं रिडक्शन की, रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलेगा रिएक्शन से, और अगर दोनों चीजें एक साथ हो जाएं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में देखो RED ये तो रिडक्शन से लिया है और OX किससे लिया है, ऑक्सीडेशन से, तो रिडॉक्स नाम रख दिया। अब नीचे वाली रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये वाली को, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, कॉपर प्लस वाटर बन रहा है। देखो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकली होगी तभी तो कॉपर बना होगा, सिंपल। तो मतलब रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर के अंदर। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन पहले तो थी नहीं, बाद में वाटर बन गया, मतलब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी है, तो ऊपर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये आपने एरो साथ में बना के आनी है। जो भी आपको रिएक्शन सिंपल लगे वो आप याद कर लेना, चाहे ZnO+C वाली रिएक्शन याद कर लेना। सभी का एक एक एग्जाम्पल आपको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट इन्हीं के ऊपर क्या है, दो हमारे टॉपिक, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन में सिंपली आपने सिर्फ कलर याद रखने हैं। जो हमारा आयरन का आर्टिकल होता है उसके ऊपर जो कलर आता है वो आता है ब्राउन कलर का। अगर हम सिल्वर की बात करें तो उसके ऊपर कोटिंग कौन सी होती है, ब्लैक कलर की। अगर मैं बात करूं कॉपर की, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। एक तो कलर याद रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको प्रोसेस पूछ ली तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, इट्स सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे कोई भी मेटल है वो एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, वहाँ पे एनवायरनमेंट में क्या होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, एसिड प्रेजेंट हो सकता है स्लाइट कम अमाउंट के अंदर। तो जो सब्सटेंस है ना उसके ऊपर डिफरेंट सा कलर आ जाता है, कोटिंग हो जाती है, उसको कोरोड बोलने लगते हैं सब्सटेंस को, प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा लास्ट आ गया टॉपिक रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी में एक तो डेफिनेशन याद रखनी है कि जो भी ऑयल और फैट वाली चीज़ें होती हैं, फूड मटेरियल होता है, वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है तो वो रेंसिड हो जाता है, रेंसिड। और उसकी जो स्मेल है और जो टेस्ट है खाने के लिए जो आएगा वो चेंज हो जाता है, जिसको रेंसिडिटी कहते हैं। अब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एंटीऑक्सीडेंट उसमें ऐड कर सकते हैं, हम उसकी वैक्यूम पैकेजिंग कर सकते हैं ताकि ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे। और अगर हम चिप्स वगैरह की बात करें तो चिप्स के पैकेट आपने देखा होगा फूले होते हैं, कई बोलते हैं ना कि हवा भर के दे दी, इतने रुपए ले लिए। वो हवा अगर ना भरेंगे तो वो किसी काम के नहीं है, वो खराब हो जाएंगे, टेस्ट उसका नहीं आएगा। वो हवा उनको भरनी पड़ती है। और हवा किसकी होती है, वो नाइट्रोजन गैस की होती है। नाइट्रोजन जो है ना वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं होने देती, फैट वाली चीज़ का। जो आप चिप्स खा रही हो उसके अंदर फैट प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन उसके ऊपर ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और वो रेंसिड नहीं होगा, वो सड़ने से बच जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।